नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र विषय पर। हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएच के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह क्या है। आज हम लोग देखे थे यूनिट 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। उसी प्रश्न को फिर से पुनः जो है नेक्स्ट प्रश्न के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जैसा कि प्रश्न था, इससे पहला जो प्रश्न था वह था कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के बीच क्या समानताएं हैं। थोड़ा सा अंतर भी आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्या अंतर है। देखिए, क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या अंतर है, डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर क्या है। मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको हमने बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है। वहीं पे आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 में लिखे गए हैं। ठीक है, और वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच बताए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच बताया गया है। इसके बाद देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार को अधिकार के रूप में जाना जाता है, जबकि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत वे दिशा निर्देश है जिनका पालन सरकार को नीतियां बनाते समय करना होता है। यानी नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व वह नीतियां हैं जब सरकार गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है तो सरकार को अपने नीति का निर्माण करने के दौरान करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी प्रकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की सहायता से की गई है। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की जो स्थापना का विचार है, ठीक है, भारत में जो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का विचार है वह मौलिक अधिकारों की सहायता से किया गया है, जबकि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मदद से किया गया है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सहायता से संपूर्ण समुदाय का कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, कानून के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दंडनीय है। कानून के अनुसार मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन है वो दंडनीय है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विपरीत नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन दंडनीय अपराध नहीं है। इसका उल्लंघन होगा तो दंडनीय है, लेकिन ये दंडनीय नहीं है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, इसका उल्लंघन होने पर न्याय मिल सकता है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर क्या है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अदालतें उसे अवैध और असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यदि कोई कानून व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो अदालतें उसे अवैध और असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। यदि कोई कानून नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो न्यायालयों को उसे अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कभी कभी राज्य पर लगाए गए एक प्रकार के प्रतिबंध के रूप में माना जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए दिए गए निर्देश है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये अंतर है। देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, इसे हम भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं, और इसमें समानता का अधिकार है। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। एक साथ था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में हटा दिया गया। ठीक है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। आप देखते हैं कि समानता के अधिकार में जब आप इससे संबंधित प्रश्न लिखते हैं, तो समानता के अधिकार में आप देखेंगे अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है। ठीक है। कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण कानून तथा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान जैसे कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध है, लेकिन सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता देता है। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में, फंडामेंटल राइट में। स्वतंत्रता का अधिकार में आप देखेंगे अनुच्छेद 20 है कि जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। ठीक है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। यह मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और इसी तरह के अन्य जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या है? अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। स्वतंत्रता की दिया गया है। अनुच्छेद 26 में आप देखेंगे धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है। इसी के तहत रीट जारी करने की शक्ति दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के विरुद्ध, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो आर्टिकल 32 जो है संसद को किसी अन्य न्यायालय को ये रीट जारी करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 226 भारत के सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन का दूसरा डायमेंशन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन का जो दूसरा डायमेंशन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है?
देखिए, संविधान के भाग 4 में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इन्हें सकारात्मक अधिकार भी माना जाता है क्योंकि ये राज्य पर सकारात्मक जिम्मेदारियां डालते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्य पर न केवल व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें स्वीकार करने का कर्तव्य थोपते हैं, बल्कि सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी दायित्व डालते हैं। ठीक है। समाज की सुरक्षा के लिए राज्य प्राधिकरण के लिए कुछ दिशा निर्देश मौजूद है जिन पर काम करना है। ठीक है। यानी कि ये सरकार के लिए एक नीति का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा ना कि राजनीतिक न्याय मौलिक अधिकार है, सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। तो सरकार जो गवर्नमेंट है, जो विधि का निर्माण करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही एक प्रकार से उसी के विचारों के अनुरूप सरकार को काम करना पड़ता है। ठीक है। जैसे इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको हम आपको बता देते हैं, लिखते समय क्वेश्चन इसको जरूर मेंशन करिए। अनुच्छेद 38 यह कह रहा है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। क्योंकि भाग 4 में आप जानते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ठीक है। राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे 39A को। अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, यही रोजगार की बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत का प्रावधान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, इसे बाद में जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है। आर्टिकल 44 आप जानते हैं नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, जिसे आप जानते हैं फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में चर्चा करता है। 48A पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करने पर बात करता है। 50 न्यायपालिका और का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात करता है, सेपरेशन का, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो अधिकार है वो अलग हो। ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जिसे आप विदेश नीति के रूप में भी जानते हैं। अनुच्छेद 51। ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के संदर्भ में बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन में और हम लोग देखेंगे और क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकता है। जय हिंद।